नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें। बताएंगे दोस्तों आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े राहुल गांधी। कहा धर्म के बिना प्रधानमंत्री कोई चुनाव नहीं लड़ सकते, हर चुनाव में धर्म को बीच में ले आते हैं। क्यों आखिरकार दोस्तों पूरे देश में हो रही है दोस्तों प्रधानमंत्री की आलोचना। दरअसल कल मुस्लिम लीग को बीच में ले आए प्रधानमंत्री। बताएंगे क्या था ये मामला और क्यों आखिरकार ईवीएम वाला वीडियो सोशल मीडिया पे हुआ वायरल। कैसे ईवीएम में हुई थी बड़ी धांधली, चुनाव आयोग पूरी तरीके से जो है चुप बैठा है। और क्यों आखिरकार दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हुए नजर आ गया अखिलेश यादव। कहा इंडिया गठबंधन की जीत से पहले ही बीजेपी बौखला गई है। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। कहा प्रधानमंत्री ने सिर्फ देश में धर्म को बीच में लाया है और कुछ नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि जब भी कोई चुनाव करीब आता है तो बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। राहुल ने कहा कि कभी भी प्रधानमंत्री मेन मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ते, ना वो मुद्दों की बात करते। दोस्तों अगर देखा जाए तो बीजेपी कई बार ये दावे करती है कि हमने विकास किया है। क्या प्रधानमंत्री ने दोस्तों कसम खा रखी है कि जब हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठ नहीं पाएगा, यानी कि CAA लाया गया, तमाम मुद्दे लाए गए, उसके बाद भी प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम वाला माहौल नहीं बना पाए अब की बार, तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में ही अब इसका जिक्र करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने जमकर भड़ास निकाली है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। आज देश का युवा बेरोजगारी में जा रहा है। खास कर दोस्तों महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे सबके सामने हैं और ये मुद्दे आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी से छुपे हुए हैं, लेकिन दोस्तों जानबूझकर बीजेपी ऐसी चीज़ें करती है क्योंकि सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, वो है हिंदुत्व। अगर इसका साथ बीजेपी छोड़ दे तो वो दोस्तों ख़त्म है। इसीलिए बीजेपी हर अपने चुनावी मुद्दों में इस चीज़ को ज़रूर उठाती है। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी को दी चेतावनी। अखिलेश बोले इंडिया गठबंधन की जीत देखकर डर गई है बीजेपी, इस बार पहले ही चरण में बीजेपी की हार। दरअसल आपको बता दें पहले चरण में 102 सीटों पर चुनाव होने वाला है। ये 102 सीटें कौन जीतेगा ये तो आने वाला वक्त बता देगा, लेकिन सब जानते हैं दोस्तों कि इंडिया गठबंधन इस देश का एक स्ट्रॉन्ग गठबंधन है जिसको लोग वोट देने वाले हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब भी बात जीतेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया की आती है तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर माहौल क्या हो जाता है। लेकिन जानबूझकर इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं ताकि दोस्तों विपक्ष को डराया, धमकाया और रोका जा सके। लेकिन हमारे देश की राजनीति दोस्तों हमें हर पल एक चीज़ सिखाती ज़रूर है, और वो क्या है दोस्तों ये सब जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े दावे किस तरीके से झूठ से परोसे जा रहा है ये सब देख रहा है। पूरी गोदी मीडिया आज अपना ईमान बेच चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़की कांग्रेस। कांग्रेस बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान के बिना चुनाव नहीं लड़ते। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री ने कल कांग्रेस पर यह आरोप लगा दिया कि कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है वो विभाजनकारी है, देश को तोड़ने वाला है, टुकड़े टुकड़े किएंगे। दरअसल दोस्तों नरेंद्र मोदी ने 3-4 वर्डों को रट रटा है। सबसे पहले देश में दोस्तों टुकड़े टुकड़े गैंग वर्ड लेकर आई बीजेपी, देश का विभाजन बीजेपी। ये ऐसे वर्डों का इसने एक जमावड़ा बना रखा है, जहां पर भी वो विपक्ष को देखता है ये हमला बोल देते हैं। दरअसल हुआ यूं है कि प्रधानमंत्री CAA ले आए, लेकिन मुसलमानों ने कोई हंगामा नहीं किया, ना इस पर कोई प्रतिक्रिया दी, क्योंकि शायद मुस्लिमों को भी पता है दोस्तों कि अभी इससे करने का कोई मतलब नहीं है और चुनाव करीब है। मुस्लिमों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कुछ नहीं करा, तो नरेंद्र मोदी को दोस्तों हिंदू मुसलमान वाला माहौल मिला नहीं, और यही सब कुछ देखकर प्रधानमंत्री को बहुत बुरा लगा। अब प्रधानमंत्री ने सोचा कोई और हिंदू मुसलमान करे या ना करे, चलो मैं तो शुरुआत कर ही देता हूँ, और कल से उसका शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम विभाजन बता दिया कि ये मुस्लिम सोच वाला है। दोस्तों आप बताइए मुझे, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में दलित, पिछड़ों, आदिवासियों की बात की गई है, महिलाओं की बात की गई है, महिलाओं को सम्मान देंगे, महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए दिया जाएगा, अग्निवीर योजना को ख़त्म किया जाएगा और फिर से हमेशा के लिए फ़ौज में भर्ती हो सकेंगे युवा।
तो दोस्तों जो सारी अच्छी चीज़ें वो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जारी की हैं, लेकिन यही बात नरेंद्र मोदी को बुरी लग गई। प्रधानमंत्री कहने लगे कि अरे ये तो मुस्लिम विभाजनकारी, जबकि बस सिर्फ एक वर्ड देना था उन्हें खुद को भी नहीं पता है कि इसमें ऐसा क्या है। कांग्रेस इलेक्शन कमीशन पहुंच गई है कि भैया देखो इस तरीके का अपशब्द का यूज़ किया गया और मुसलमानों को फिर से एक बार टारगेट किया गया है मोदी द्वारा। दोस्तों मुझे शर्म आती है कि प्रधानमंत्री की उम्र अच्छी खासी हो चुकी है, फिर भी शर्म नाम की चीज़ प्रधानमंत्री में नहीं बची है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी बोले बीजेपी फैलाती है देश में खुलेआम नफरत, चुनाव आयोग खड़ा खड़ा मुंह ताकता है। दरअसल दोस्तों ओवैसी की ये बात पर तो मैं भी सपोर्ट करूंगा ओवैसी को। दोस्तों चुनाव आयोग सिर्फ बीजेपी के हाथ की अब कठपुतली बन चुका है। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे हैं, वो काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। आपको याद होगा जब इलेक्शन कमीशन से ये सवाल पूछा गया था दोस्तों राजीव जी से कि भैया जब विपक्ष उल्लंघन करता है कुछ भी आचार संहिता का तो उसके ऊपर फ़ौरन आप वो कर लेते हो कार्रवाई, लेकिन जब बात नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की आती है तो आप उन पर कोई एक्शन नहीं लेते हो, आप चुप रहते हो। दोस्तों सीधी सी बात मैं आपको बताता हूँ दरअसल ये मामला है क्या। सीधी सी बात ये है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी के नेताओं को लगता है कि वो जो भी करते हैं वो सही है। आज हम जो देख रहे हैं दोस्तों, जो हमें दिखाई दे रहा है उस चीज़ में एक चीज़ कॉमन हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। बीजेपी को लगता है कि वो जो भी कर रहा है वो सही है, लेकिन सवाल सिर्फ दोस्तों हार या जीत का नहीं है, सवाल इस देश के लोकतंत्र का है। और इस देश के लोकतंत्र को अगर बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। अगर प्रधानमंत्री एक बार बार हिंदू मुसलमान कर सकते हैं दोस्तों, तो इस देश की जनता भी मुँह तोड़ जवाब दे सकती है। और अगर तीसरी बार भी आप लोग बेवकूफ़ बनना चाहते हैं, ख़ास करके उन लोग से कह रहा हूँ जो नरेंद्र मोदी को वोट करते हैं, तीसरी बार भी बेवकूफ़ बनना चाहते हो धर्म के नाम पर, तो ज़रूर वोट कर देना प्रधानमंत्री को। क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों को देश से प्यार नहीं है, आप लोगों को नरेंद्र मोदी जैसे इंसान से प्यार है जो भले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन देश में हिंदू मुसलमान का जहर पल पल पे घोलते रहते हैं और लोग उस जहर को मीठा समझकर पी भी लेते हैं। आपको बताते चले दोस्तों टीएमसी का इलेक्शन कमीशन के आगे धरना प्रदर्शन, एजेंसियों को लेकर दोस्तों टीएमसी के 10 नेताओं को ले लिया गया हिरासत में। दरअसल आपको बताते चले टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता, डेरेक ओब्राय समेत तमाम कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया ईसी के सामने। दरअसल इलेक्शन कमीशन दोस्तों कोई एक्शन नहीं ले रहा है। लगातार जो है यहाँ पर जितनी भी एजेंसियाँ, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, एनआई हो, ये खुलकर दोस्तों जो है यहाँ पर छापे मार रही हैं और चुनाव से पहले विपक्ष को गिरफ्तार कर रही हैं या फिर उनके ऊपर कार्रवाइयाँ कर रही हैं। इसी को लेकर ये आरोप लगाया गया था कि अरे भैया बीजेपी को रोकना चाहिए इस सबको, लेकिन आपको बताते चले बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब इसके ऊपर सवाल उठ रहा है कि क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर चुनाव आयोग चुप बैठा रहता है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है, चुनाव आयोग बीजेपी के कहने पर ही चुप रह रहा है। दोस्तों बात सिर्फ चुनाव आयोग की होती तो ठीक था, आज तो हमारे देश की तमाम जितनी भी संस्थाएं हैं वो बीजेपी के इशारों पर काम कर रही हैं। और ये बात आप भी जानते हैं, ये बात बिल्कुल भी झूठी नहीं है, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या समझा रखा है, क्या हो रहा है, ये बात तो खैर कोई नहीं जानता। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर जानता हूँ दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। बीजेपी को लगता है कि वो देश में जो भी कर रही है वो सही है, लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे दोस्तों कि फ़िलहाल पल पल सत्ता बदलती है, सत्ता किसी के भी बाप की बपोती नहीं है, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। और वो समय 2024 ही है जब प्रधानमंत्री अपना पद खो देंगे। दोस्तों इंडिया गठबंधन के सामने प्रधानमंत्री कहीं टिक नहीं पाएंगे। भले ही अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने जेल में डाल दिया हो दोस्तों, लेकिन एक चीज़ सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के दिल में बसते हैं और अरविंद केजरीवाल को लोग सपोर्ट भी करते हैं। तो प्रधानमंत्री कोशिशें करते रहें, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि फ़िलहाल डर कर जो लोग आते हैं दोस्तों वो डर कर ही रह जाते हैं। और जिन लोगों को लगता है कि विपक्ष को डराने धमकाने या जेलों में डालने से चुनाव जीत जाएंगे, उनको अपने मुंह की खानी पड़ी, तो ये बात दोस्तों देश में एक सबसे अच्छा मैसेज होगा। इसलिए होगा कि जो लोग भी ये सोचते हैं कि कुछ भले ही विकास मत करो, सालों साल बैठे रहो, सिर्फ हिंदू मुसलमान करेंगे और वोट हमें मिल जाएगा, उनके लिए एक मुंह तोड़ जवाब होगा। और मैं चाहता हूं कि जनता ये जवाब नरेंद्र मोदी को दे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र लगभग 65 साल तो होगी,
उसके बाद भी प्रधानमंत्री आंखों में आंखें मिलाकर झूठ बोलते हैं। किसी के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग बता देते हैं। एक तरफ तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम के हम साथ हैं, दूसरी तरफ दोस्तों सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हैं, क्योंकि शायद नरेंद्र मोदी का जो बटन था वो दब नहीं पा रहा था अब तक। अब नरेंद्र मोदी ने कल उस बटन को दबाया है, जिससे कि उन्हें वोट मिलते हैं, और मुस्लिमों के कारण ही वो अब तक सत्ता में बने हुए, वरना कब तक बाहर चले जाते, कब का सत्ता से। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आया दोस्तों ईवीएम को लेकर। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले ईवीएम को लेकर अब तमाम जो दोस्तों ख़ास करके सोशलिस्ट हैं, उन्होंने दोस्तों मोर्चा खोल दिया है। दरअसल एक ईवीएम का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है, जहां पर साफ बताया गया है कि 11 लाख वोट डलना थे दोस्तों, कहाँ पर, वाराणसी में। लेकिन प्रधानमंत्री को दोस्तों आप समझिए इतनी धांधली हुई कि 11 लाख नहीं बल्कि 12,79,000 वोट मिले प्रधानमंत्री को। अब ये दोस्तों यानी कि लगभग 1,79,000 वोट कहाँ से आए, किसने डाले ये वोट? लगभग 2 लाख से थोड़े ही कम वोट हैं, और ये वोटों को फर्जी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है प्रधानमंत्री की सीट पर सिर्फ 11 लाख वोट डले थे, लेकिन 1,79,000 फर्जी वोट पाए गए हैं। आपको बता दें ईवीएम में फर्जी वोटों से प्रधानमंत्री जीते हैं, इस चीज़ का दावा भी किया गया है। दरअसल अगर देखा जाए तो ईवीएम पर लंबे समय से बड़े आरोप लगते चले आ रहे हैं, और दोस्तों पूरी तरीके से इसको झुटलाया भी नहीं जा सकता है। ये नहीं कहा जा सकता है कि भैया ये जो चीज़ें हो रही हैं या फिर ये जो तमाम मुद्दे हैं, इन चीज़ों को जो है यहाँ पर तमाम मुद्दों को हटाया जा सकता है। लेकिन हमने एक चीज़ कंफर्म कर दी है दोस्तों, वो ये है कि प्रधानमंत्री कोशिश तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि इंसान हमेशा गलती ज़रूर करता है। प्रधानमंत्री ने भी इस बार वही गलती कर दी है। प्रधानमंत्री वही घिसे पिटे मुद्दे ला रहा है, कभी हिंदू मुसलमान कर रहा है दोस्तों। और पूरी गोदी मीडिया ने, आप समझिए राहुल गांधी अगर कुछ कहते हैं तो वो छपता नहीं है, लेकिन जब पूरी गोदी मीडिया चुप बैठी रहे और प्रधानमंत्री के भाषणों को पेपरों में रोज़ छापा जाता है, तो फिर मीडिया की दोस्तों आप समझिए साफ दिखाई दे रहा है रुख कि वो बीजेपी को जितवाने में लगी है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर गोदी मीडिया ने पीटी छाती। पूरी गोदी मीडिया ने दोस्तों चलाया कि राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं क्या देश को, क्या प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं, क्या मुस्लिम लीग का फ़ायदा है। किसी ने भी दोस्तों प्रधानमंत्री से ये सवाल नहीं पूछा कि आप किस बेस पर ये कह रहे हैं कि ये जो मैनिफेस्टो ये मुस्लिम लीग पर है, क्योंकि दोस्तों उसमें तो मुस्लिमों के लिए कोई बात नहीं की गई है ना मुस्लिमों को दोस्तों कोई फ़ायदा मिल रहा है इससे। सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री ने सिर्फ अपना मुंह उठाया और ज़बान तालू से लगा दी, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। और कांग्रेस ने भी पूछा है कि आप हमारे मैनिफेस्टो में ऐसा क्या है जिसको लेकर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग है। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात ये है, कल पूरी गोदी मीडिया छाती पीटती रही और हर चैनल पर यही चलाया गया। और आज पेपरों की सुर्खियां अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा है, प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस विभाजन करना चाहती है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये जो है यहाँ पर मुस्लिम लीग है। लेकिन दोस्तों एक ही चीज़ बार बार दोहराना, पेपर में एक ही हेडलाइन को लिखना और दोस्तों ख़ास करके देश को इस तरीके से बांटना, ये प्रधानमंत्री की पुरानी आदत हो चुकी है। आज भी लोग मानते हैं कि गुजरात दंगों के आरोपी नरेंद्र मोदी ही थे, भले ही कोर्ट ने उनको दोस्तों क्लीन चिट दे दी हो। लेकिन सब जानते हैं कि जो इंसान बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का फैसला बदलवा सकता है दोस्तों, तो वो अपने लिए इतना तो कर ही सकता है। ये आरोप आज भी कई लोग लगाते हैं कि आज भी हम नरेंद्र मोदी को ही गुजरात दंगों का आरोपी मानते हैं। बात ये नहीं है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल गई है। बात ये है दोस्तों कि जब आप इस तरीके की खुलेआम चीज़ें करते हो हिंदू मुसलमान वाली, उसके बाद भी दोस्तों चुनाव आयोग चुप बैठा रहता है, तो दोस्तों ये शर्म की बात तो है ही। लेकिन उससे भी बड़ी शर्म की बात ये है कि नरेंद्र मोदी जैसे लोगों को दोस्तों लोग सत्ता में जिता देते हैं, ये सबसे बड़ा दुख है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी आए आमने सामने। ममता बनर्जी बोली अब की बार पश्चिम बंगाल से ऐसा हाल कर कर भेजेंगे बीजेपी का कि बीजेपी को समझ में आ जाएगा कि बंगाल में बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं है। दरअसल दोस्तों दीदी और दीदी कहने वाले नरेंद्र मोदी न सिर्फ हर चुनाव हार जाते हैं दोस्तों,
बल्कि दोस्तों बंगाल में वो ममता बनर्जी के सामने टिक भी नहीं पाते हैं। इस बार दोस्तों मामला है लोकसभा सीटों को लेकर। हालांकि इस बार पूरी धांधली की उम्मीद लगा कर रखी, क्योंकि ये चुनाव जो है वो लोकसभा का चुनाव है। इसमें बीजेपी साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज़ कर लेती है। लेकिन बात ये नहीं है दोस्तों, अगर जनता एकजुट होकर वोट देगी ना तो बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले वो जीत नहीं पाएगी, अगर एकजुट होकर इंडिया गठबंधन को वोट मिले। जहाँ तक बात रही ममता बनर्जी की, ममता बनर्जी ने साफ कहा कि बंगाल की 42 सीटें हम जीतेंगे। और 42 सीटें दोस्तों अगर ममता बनर्जी जीतती हैं तो सीधा आकलन बैठ रहा है बंगाल से लेकर तमाम राज्यों का दोस्तों, जहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की एक बड़ी जीत होती हुई नज़र आ रही है। और इस बड़ी जीत के दोस्तों कई मायने समझिए आप, इंडिया गठबंधन के पास अगर ये सीटें आ जाती हैं तमाम, तो इससे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का गेम ओवर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, जो उनके साथ खड़े हुए हैं, बीजेपी उन्हें भी नहीं छोड़ती, उन्हें भी डस लेती है। इसलिए कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक ही नारा दोहराना है, सत्ता से बाहर भगाना है। क्योंकि दोस्तों जो लोग सत्ता में बैठकर सत्ता का दुरुपयोग करते हैं उनका सपोर्ट मत कीजिए। हाथ जोड़कर अपील है, ऐसे लोगों का सपोर्ट तो बिल्कुल मत कीजिए दोस्तों। जो लोग जो है यहाँ पर धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, धर्म के नाम की राजनीति कर रहे हैं, देश के लिए इससे ज़्यादा दोस्तों अपमानजनक क्या ही हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तो बीजेपी के तमाम नेता इस तरीके की चीज़ें करते फिर रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इंडिया गठबंधन और एनडीए में छिड़ी जंग दोस्तों, अब जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव ने संभाल लिया मोर्चा। बिहार में बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले बिहार में तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को जमकर लपेट लिया। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ इधर उधर की बातें करते हैं, जब देश के विकास की बात आती है तो प्रधानमंत्री भाग लेते हैं। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ तो साफ कही जा रही है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, जिसको लेकर ख़ास करके तमाम हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दे उठ रहे हैं दोस्तों, इसको लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी को जमकर लपेटा। तेजस्वी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम की राजनीति करना चाहती है, वो चाहती है आप लोग धर्म के नाम पर वोट देते रहो। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में प्रधानमंत्री ने एक भी एम्स नहीं बनवाया है, उन्होंने कई बार कई वादे किए लेकिन बिहार की जनता के लिए कुछ नहीं किया गया। जो चीज़ें आज दिख रही हैं ये समाजवादी पार्टी की हुई हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये बात सच भी है। इससे दोस्तों कहीं ना कहीं अब हमें ये उम्मीद तो लगा ही लेना चाहिए कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री को एक बड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ सकता है। तो इस चीज़ को जो कम से कम जो यहाँ पर समझा जाए, सोचा जाए, क्योंकि अब काफ़ी बड़े बदलाव हो सकते हैं और ऐसे में हमें ये चीज़ दोस्तों दिखाई दे रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगेगा 440 वाट का झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले चुनाव से पहले कांग्रेस ने खेल दिया बड़ा दाव दोस्तों। दिल्ली की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं कन्हैया कुमार। दरअसल आपको बताते चले आजकल कन्हैया कुमार घर घर कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेकर जा रहा है। कन्हैया कुमार दोस्तों घर घर ये मैनिफेस्टो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सीधी सी बात ये दोस्तों, कन्हैया कुमार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो कांग्रेस को वोट दें और इस मैनिफेस्टो को समझें, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये मैनिफेस्टो काफ़ी मायने रखता है। और इस मैनिफेस्टो का मतलब आप अच्छे समझते हैं दोस्तों कि फ़िलहाल कांग्रेस सिर्फ इसलिए नहीं कर रही है सब कुछ कि वो चुनाव जीत जाए, वो इसलिए कर रही है ताकि जो देश का लुटता हुआ लोकतंत्र है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, उसको रोका जा सके। और दोस्तों उसको तभी रोका जा सकता है जब नरेंद्र मोदी को रोका जा सके दोस्तों। इसी को लेकर जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री को लपेटे में ले लिया विपक्ष ने साफ कहा है कि देश का प्रधानमंत्री दोस्तों पूरी तरीके से बौखला चुका है और इस देश के प्रधानमंत्री की बौखलाहट सबको दिखाई दे रही है। तो इस चीज़ पर दोस्तों आपको ज़रा ध्यान देना होगा कि फ़िलहाल जनता क्या चाहती है और बीजेपी क्या कर रही है। इस चीज़ को मैं बार बार दोहराता हूँ और बार बार कहता रहूँगा कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों देश को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है, ये आप और हम बखूब देख रहे हैं। तो इस चीज़ को कम से कम आप लोग रिस्पेक्ट करिए और जो है यहाँ पर इसको ख़त्म करने का काम भी करिए। फ़िलहाल वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए